Hello students, today we'll solve the exam paper of Advanced Accountancy BCom Part 3rd Examination 2022 Rajasthan University, जिसका फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से, दैट इज ऑन March 31st 2021 Alka Traders have 3 departments ABC, supplies the following information and ask you to prepare the trading and P&L account and balance sheet. हमें क्या फर्स्ट प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. सेकंड प्रिपेयर करना है हमें बैलेंस शीट. फाइन. डिपार्टमेंट वाइज हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, परचेजेस, सेल्स, वेजेस और ओपनिंग स्टॉक. फाइन. Other information is on that date the closing stock of an department could not taken, but it was estimated that gross profit will be 40%, 30% and 20% of sales. हमें जो ऊपर सेल्स गिवन है उसका 40, 30 और 20% जीपी है रिस्पेक्टिवली डिपार्टमेंट वाइज. अदर एक्सपेंसेस आर रुपीज 810 आपके जो अदर एक्सपेंसेस है उनको आपको अपोर्शन करना है इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. जब हम ऊपर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे, उस रेशियो में ही अदर एक्सपेंसेस को डिवाइड करेंगे. चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% बिल्डिंग पर एंड डिस्ट्रीब्यूट इन द सेल्स रेशियो. सेल्स रेशियो ऊपर जो हमें सेल्स गिवन है उसके हमें रेशियो फाइंड आउट करने हैं डिपार्टमेंट वाइज. फाइन. नाउ अदर बैलेंसेस ऑन March 31st 2021 वर क्रेडिटर्स है 1500 के, डेटर्स है 4500, कैश है 450, बैंक है 4500, बिल्डिंग है 9900 की. तो इसका 10% क्या हो जाएगा? 9900 का 10%, दैट इज 990. कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स आपको गिवन है. हम सबसे पहले सेल्स रेशियो डिस्कस कर लेते हैं और जीपी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे निकालते हैं. सेल्स रेशियो होगा 7500:6000:3000. तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2.5:2:1. ये है हमारा सेल्स रेशियो. फाइन. नाउ जीपी कैलकुलेट करना है. जो सेल्स का क्या है 40% तो है हमारा डिपार्टमेंट ए में, 30% है हमारा डिपार्टमेंट बी में और डिपार्टमेंट सी में है हमारा 20%. तो जीपी भी आ गया और सेल्स रेशियो भी आ गया. इस सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देंगे डेप्रिसिएशन को. डेप्रिसिएशन है हमारा 990, उसको आपको डिपार्टमेंट ए में डिवाइड कर देना है. 2.5 डिवाइडेड बाय ये हो गया आपका 5.5, तो 5.5. ठीक है, इसको कर देंगे. नेक्स्ट 990 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5.5. नेक्स्ट आ जाएगा 990 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5.5. 50, 360 और ये आ जाएगा आपका 180. डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021. पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस. फाइन. नाउ सेल्स, ये चारों इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है जिसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है. नाउ द ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट के लिए बोला गया था ये इसका 40% है, तो इसका आप 40% कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 3000. और इसके लिए बोला गया था 30%, तो 6000 का 30% है 1800. इसका था 20%, तो ये हो गया 600. फाइन. इसका टोटल कर दिया 10800 9150 4890. इधर सेल्स है तो बैलेंसिंग फिगर में आपका क्या आ गया है? क्लोजिंग स्टॉक. फाइन. नाउ ग्रॉस प्रॉफिट इधर कैरी फॉरवर्ड हुआ है 3000, 1800, 600. कैलकुलेशन ऑफ अदर एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंसेस के लिए आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि आप उन्हें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड करेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या आ जाएगा? देखिए 3000 है, 1800 है, 600 है, तो ये आ गया 5:3:1. क्या आ गया? 5:3:1. 810 को आप डिवाइड कर देंगे इस रेशियो में, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, तो आ गया ये 450.
810 multiply by 3 divided by 9, that is 270. Next 810 multiply by 1 divided by 9, that is 90. अदर एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए आपके जीपी रेशियो में. नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन हमने प्रीवियस कर लिया था, एज इट इज इसको लिख दिया है. हमने कैलकुलेट कर लिया है नेट प्रॉफिट. ये हो गया आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ बैलेंस शीट. बैलेंस शीट ऑफ अल्का ट्रेडर्स एट 31 मार्च 2021. फाइन. सबसे पहले इधर आ जाइए एसेट साइड में. बिल्डिंग 9900 की थी, डेप्रिसिएशन चार्ज किया 990, तो लेस होके आ गया 8910. स्टॉक आपने अभी ऊपर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया है डिपार्टमेंट वाइज, ये लिख दिया. डेटर्स, बैंक और कैश का बैलेंस आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है. टोटल आ गया 26700. नाउ द लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी साइड में आपको कैपिटल गिवन है 2250 की, उसमें से आप ड्राइंग स्लैश कर देंगे. देयर आफ्टर जो भी नेट प्रॉफिट ऊपर कैलकुलेट हुआ है डिपार्टमेंट वाइज, उसको आपने ऐड कर देना है, तो बाहर आ जाएगा 25200. देयर आफ्टर सन्ड्री क्रेडिटर्स अदर इंफॉर्मेशन में गिवन है 1500 के. टोटल आ गया 26700. नंबर 4th is Arun acquired a mine on lease from Nandan for a period of 20 years at a royalty of 15 per ton. Coal produced subject to minimum rent rupees 4500 for the first year, increasing by 1500 every year till 15,000 per annum is reached. लुक स्टूडेंट्स, इसमें आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि अरुण ने नंदन से एक माइन लीज पे ली है जिसकी रॉयल्टी 15 रुपीज पर टन है. 20 ईयर्स के लिए ली गई है लीज, और मिनिमम रेंट जो स्टार्ट हुआ है आपका वो स्टार्ट हुआ है 4500 से, जो कि हर साल 1500 रुपये इंक्रीज होता रहता है. फाइन. और ये कब तक मिनिमम रेंट बढ़ता रहेगा एवरी ईयर? जब तक कि ये टोटल अमाउंट 15,000 ना हो जाए मिनिमम रेंट का. फाइन. तो फर्स्ट ईयर ये होगा, नेक्स्ट ईयर 4500 में 1500 ऐड हो जाएंगे, फिर अगेन नेक्स्ट ईयर और 1500 ऐड हो जाएंगे, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा. शॉर्ट वर्किंग ऑफ एनी 1 ईयर में बी रिक्यूब्ड आउट ऑफ एक्सेस वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग 2 ईयर्स ओनली. अब इसने बोला है शॉर्ट वर्किंग जो है वो एक्सेस वर्किंग से रिक्यूब होगी, और कहाँ होगी? फॉलोइंग 2 ईयर्स में ओनली. द आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर्स वॉज एज फॉलोज. ये हिंदी वर्जन है. आपको आउटपुट गिवन है टन्स में, दैट इज 2016 का 100 टन. इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको भी 15 से, सबको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन आउटपुट को, तो हमारी क्या आ जाएगी? एक्चुअल रॉयल्टी. फाइन. मिनिमम रेंट हमने ऊपर डिसाइड कर ही रखा है. नेक्स्ट है वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर अरुण डिसाइडेड नॉट टू कैरी फॉरवर्ड एन असेट एनी शॉर्ट वर्किंग. अब देखिए शॉर्ट वर्किंग के लिए आपको ऊपर एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि अगर शॉर्ट वर्किंग होती है तो वो एक्सेस वर्किंग से फॉलोइंग आगे के 2 सालों में रिक्यूब होगी. नेक्स्ट इसने इंफॉर्मेशन दी है कि अरुण ने डिसाइड किया है कि फर्स्ट ईयर में वो कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं लेके जाएगा, और सेकेंड ईयर में कितना बैलेंस होगा शॉर्ट वर्किंग का? डैट इज 4500, और थर्ड ईयर में होगा हमारा 3000. तो इन्हीं इंफॉर्मेशन को ध्यान में रख के हम प्रिपेयर करेंगे अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ अरुण. तो सबसे पहले हम एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर करते हैं. दिस इज एनालिटिकल टेबल जिसमें फर्स्ट हमने लिए हैं ईयर्स. नेक्स्ट कॉलम में है एक्चुअल रॉयल्टी. एक्चुअल रॉयल्टी का कैलकुलेशन हमने ऊपर डिस्कस किया था. प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 15, दैट इज पर टन रॉयल्टी. तो आपने प्रोडक्शन को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपकी ईयर वाइज वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट इज मिनिमम रेंट. ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कि 4500 से स्टार्ट है और हर साल 1500 का इंक्रीमेंट होता है, तो हर साल आप 1500 प्लस करते हुए जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर का आपका मिनिमम रेंट आ जाएगा. इसमें भी फिर 1500 ऐड करेंगे, 7500, ये लास्ट तक करते रहेंगे. फाइन. नाउ शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग.
शॉर्ट वर्किंग का क्या है अपना फॉर्मूला, एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, दैट इज योर शॉर्ट वर्किंग. फाइन. एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, दैट इज शॉर्ट वर्किंग. इसमें भी इसको माइनस कर देंगे तो ये शॉर्ट वर्किंग आ गई. माइनस में फिगर है इसलिए शॉर्ट वर्किंग है, और जब प्लस में हमारा आंसर आएगा वो होगा एक्सेस वर्किंग. तो इधर देखिए जब आपने इसको इससे माइनस किया तो प्लस में आ रहा है, ये है हमारी एक्सेस वर्किंग. इधर भी प्लस में आ रहा है, डेट इज आवर एक्सेस वर्किंग. तो इन लास्ट 2 years में एक्सेस वर्किंग है और इधर माइनस में आंसर है, डेट इज शॉर्ट वर्किंग. फाइन. नेक्स्ट कॉलम में है आपकी शॉर्ट वर्किंग्स. उससे रिलेटेड हमने 3 कॉलम्स बनाए हैं. फर्स्ट इज रिक्यूब्ड, सेकंड ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, डेबिट, ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, क्रेडिट, एक्चुअल पेमेंट, और है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग. लुक स्टूडेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग आपको क्वेश्चन में गिवन है. फर्स्ट ईयर में निल है, सेकेंड ईयर में 4500 है, थर्ड ईयर में 3000 है. ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. फाइन. नाउ नेक्स्ट, यहाँ हमारी शॉर्ट वर्किंग है 3000, बट हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमें कोई भी बैलेंस नहीं फॉरवर्ड करना है शॉर्ट वर्किंग का, यहाँ निल ही रखना है. हम सारी शॉर्ट वर्किंग को P&L में ट्रांसफर कर देंगे. तो यहाँ हमने ट्रांसफर टू P&L अकाउंट में लिख दिया 3000. रिक्यूब्ड में आ गया निल, क्योंकि वो रिक्यूब्ड हुई नहीं है, सारी P&L में हमने ट्रांसफर कर दी है. नेक्स्ट 2016 में भी हमारी शॉर्ट वर्किंग कितनी है, 3000 रुपीज की शॉर्ट वर्किंग है. बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपका बैलेंस कितना होगा क्लोजिंग, 4500. तो ये 1500, 4500 माइनस 3000, तो ये जो 1500 की शॉर्ट वर्किंग और आ गई है. तो अब इस शॉर्ट वर्किंग कहाँ से लेंगे, तो ये हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. आपको सीधे सीधे जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हुए चलना है. यहाँ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि क्लोजिंग बैलेंस हमें रखना है 4500, बट हमारी शॉर्ट वर्किंग है 3000. तो ये जो डिफरेंस का अमाउंट है 1500, वो भी शॉर्ट वर्किंग है, वो हम कहाँ से लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. क्लियर है 2016. नेक्स्ट है 2017. इसमें हमारी शॉर्ट वर्किंग है 750 की. फाइन. नाउ बैलेंस कितना रखना है, हमें 3000 की शॉर्ट वर्किंग रखनी है. तो अब देखिए लास्ट ईयर की शॉर्ट वर्किंग है हमारी 4500 की 2016 की, और नेक्स्ट ईयर आपकी कितनी शॉर्ट वर्किंग हो गई, 750 शॉर्ट वर्किंग और हो गई. तो टोटल शॉर्ट वर्किंग आपकी कितनी हो गई है, दैट इज 5250. फाइन. बट अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको रखनी कितनी है, 3000 ही रखनी है. अब यहाँ देखिए रिक्यूब तो हो ही नहीं रही है क्योंकि हमारी शॉर्ट वर्किंग चल रही है. तो जितनी भी बैलेंस बचेगा, इनका डिफरेंस बचेगा, वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. जैसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लिया था, अब वापस से हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे. तो 5250 माइनस 3000, तो ये फिगर 2250 आ जाएगा आपका यहाँ पे. क्लियर. 4500 प्लस 750 की ये दोनों शॉर्ट वर्किंग है, जिसमें से आपने ये बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस को लेस कर दिया, तो ये आ गया आपका 2250. क्लियर है हमारा 2017. नेक्स्ट है 2018, जिसमें आपकी एक्सेस वर्किंग हुई है कितने की, 1500 की. फाइन. अब लोग स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 3000 रुपीज आपकी शॉर्ट वर्किंग है, बट इधर क्या हो गया है, एक्सेस वर्किंग हो गई है. तो रिक्यूब कितनी हो जाएगी, जितनी एक्सेस वर्किंग है उतनी ही रिक्यूब हो जाएगी. तो यहाँ आप कितना ले लेंगे, 1500. क्लियर. नाउ 3000 में से 1500 रिक्यूब हो गया, बचा है आपका 1500. अब ये देखिए जो 1500 की जो शॉर्ट वर्किंग है
अब उसमें से देखेंगे कि आगे कितनी शॉर्ट वर्किंग हम ले जा सकते हैं। तो आगे हम यही ईयर वाली शॉर्ट वर्किंग ले जा सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि फॉलोइंग 2 ईयर्स में वो रिक्यूप हो सकती है। तो इसके लिए एक तो ये वाला साल है और अगेन ये वाला ईयर है। फाइन, तो 1500 में से आपकी 750 ही कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। जो भी बैलेंस होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ट्रांसफर करना होगा। तो 1500 में से ये तो कैरी फॉरवर्ड जो बैलेंस हो गया है उसको लेस कर दिया, बचा आपका 750 जो आपने ट्रांसफर कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फाइन, नाउ नेक्स्ट ईयर आपकी एक्सेस वर्किंग हुई है 4500 की, बट आपकी शॉर्ट वर्किंग कितनी है 750 की। इस 750 को आपने रिक्यूप में लिख दिया है। क्लियर, शॉर्ट वर्किंग अब हमारी यहाँ पे हो गई है नील। फाइन, ये कॉलम और ये तीनों चारों कॉलम आपको क्लियर है। नेक्स्ट कॉलम है एक्चुअल पेमेंट का। लुक स्टूडेंट्स, जो भी आपका मिनिमम रेंट या एक्चुअल रॉयल्टी में ज्यादा अमाउंट है वो ही आपका एक्चुअल पेमेंट होगा। तो अब इधर देखिए इन दोनों में ज्यादा कौन सा है 4500, इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम अमाउंट है 6000, इन दोनों में 7500, इन दोनों में मैक्सिमम अमाउंट कौन सा है 10500 है। बट ये जो हमने 1500 रुपए रिक्यूपमेंट में यूज कर लिए हैं, तो आपने कितना ही पेमेंट करना है 9000 का पेमेंट करना है। नेक्स्ट ईयर अब इन दोनों में मैक्सिमम अमाउंट कौन सा है, ये वाला है, बट जो रिक्यूपमेंट का अमाउंट है वो आपको लेस करना होता है, तो -750 कर दोगे तो ये आ जाएगा 14250। क्लियर है आपको ये पूरी एनालिटिकल टेबल। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हुए जाना है। एनालिटिकल टेबल के बाद सबसे पहले हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपके माइंड में शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट क्लियर रहे। फाइन, फर्स्ट हमारी शॉर्ट वर्किंग हुई है 3000 की और हमने बैलेंस नील ले जाना है, सारा हमने ट्रांसफर कर दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फर्स्ट एंट्री हो गई आपकी शॉर्ट वर्किंग की, ड्यू की शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू नंदन्स अकाउंट 3000 से, जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया है 3000 से। 2016 में हमारी शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई थी 3000 की, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है दिसंबर 31 को 3000 की हमारी शॉर्ट वर्किंग हुई है। अब यहाँ हमें एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि बैलेंस कितना आगे जाएगा, 4500 की शॉर्ट वर्किंग नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगी। तो ये बैलेंस है आपके पास, ये है, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट है वो हम कहाँ से लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेंगे। तो आपने एंट्री कर दी टू P&L अकाउंट 1500 से। नेक्स्ट ईयर बैलेंस आ गया है आपका 4500। 2017 की शॉर्ट वर्किंग है आपकी 750। क्लियर, और बैलेंस कितना गिवन है 3000 का। तो आप जब इसका टोटल करके माइनस करेंगे 3000 को, तो बैलेंस एक फिगर में आ गया आपका 2250, जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करना है। नाउ 2018 में आपका बैलेंस कितना आ गया 3000 आ गया है। 2018 में हमारी एक्सेस वर्किंग है, शॉर्ट वर्किंग की एंट्री हम इधर करते हैं, तो एक्सेस वर्किंग की एंट्री इधर होगी बाय नंदन्स अकाउंट 1500। फाइन, अब आप बैलेंस कितना आगे ले जा सकते हैं, आप सिर्फ जो ये 750 का अमाउंट है उसको या तो इस साल करते या अगले साल तक ले जा सकते हैं, क्योंकि 2 सालों में ही रिक्यूप करनी है। तो आप बैलेंस में कितनी शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे 750 शॉर्ट वर्किंग लिखेंगे। 3000 माइनस 1500 माइनस 750 करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा 750, जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया है। ये आया आपका बैलेंसिंग फिगर में। नेक्स्ट ईयर आप बैलेंस लेके आए शॉर्ट वर्किंग का 750, क्योंकि आपने एक्सेस वर्किंग से उसको रिक्यूप कर दिया है नंदन्स अकाउंट 750। क्लियर है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। नेक्स्ट इज रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट, इसमें 2 ही एंट्री होगी आपकी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू नंदन्स अकाउंट रॉयल्टी ड्यू करने की,
और रॉयल्टी चार्ज करने की प्रॉफिट एंड लॉस से क्या हो जाएगी, P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। फाइन, फर्स्ट ईयर में आपकी रॉयल्टी कितने की है, 1500, और उसको P&L से चार्ज कर लेंगे 1500। नेक्स्ट एंट्री सेम है आपकी, सिर्फ अमाउंट चेंज है हर साल, डेट इज 2016 में 3000 और प्रॉफिट एंड लॉस में भी 3000, इधर 6750, यहाँ पे भी 6750, 10500, 10500। 2019 में भी आपने क्या लिख दिया, टू नंदन्स अकाउंट 15,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। दिस इज योर रॉयल्टी अकाउंट। नाउ वी विल प्रिपेयर नंदन्स अकाउंट। फर्स्ट ईयर में हमारी रॉयल्टी थी 1500 से और शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट था 3000, और जो मिनिमम रेंट का पेमेंट हमने कितना किया था, 4500। यहाँ पे ये सारा अमाउंट कौन सा आएगा, जो हमने सेकंड लास्ट कॉलम में डिस्कस किया था, एक्चुअल पेमेंट वाला। क्लियर है, इससे आपको पूरा अकाउंट बनाने में इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय रॉयल्टी अकाउंट बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 3000 से, और पेमेंट की एंट्री 6000। नेक्स्ट है बाय रॉयल्टी अकाउंट 2017 में और शॉर्ट वर्किंग 750 की है, और बैंक से पेमेंट कर दिया 7500 से। नेक्स्ट ईयर हमें क्या हुआ है, एक्सेस वर्किंग हुई है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ रॉयल्टी लिखा है बाय रॉयल्टी अकाउंट 10,500, और इधर शॉर्ट वर्किंग का पेमेंट जो रिक्यूब की है हमने, उसकी एंट्री है ये 1500 से रिक्यूब है, और पेमेंट कितने का है, 9000 का। अगेन नेक्स्ट ईयर भी एक्सेस वर्किंग है, तो यहाँ पे सिर्फ बाय रॉयल्टी अकाउंट आएगा 15,000 से, और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुई है हमारी 750 से। नेक्स्ट पेमेंट की एंट्री हो गई 14250। एम लिमिटेड acquired 12,000 equity shares of D Limited of the face value of 10 each at a price of 1,70,000 on 1st October 2020. The balance sheet of two companies as at 31st March 2021. Look students, एम लिमिटेड हमारी होल्डिंग कंपनी हो गई क्योंकि इसने डी लिमिटेड के शेयर्स लिए हैं, तो ये है हमारी सब्सिडरी कंपनी। इसके 12,000 शेयर्स 10 रुपए ईच के थे, उसके लिए उन्होंने कितना पैसा दिया है, 1,70,000। फाइन, अब नीचे आपको बैलेंस शीट गिवन है, आपको लाइबिलिटीज गिवन है, जिसमें फर्स्ट है आपका शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड है रिजर्व्स एंड सरप्लस, नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज। ये आपको लाइबिलिटी साइड गिवन है। नॉन करंट असेट्स जिसमें है टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट आ गया आपका करंट असेट्स, ये आपको दोनों एम और डी लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है। फाइन, now the additional information out of the debtors and bills receivables of M Limited 50,000 and 16,000 respectively represented those due from D Limited. Next information है stock in hand of D Limited includes goods purchased from M Limited as at 20,000 which includes profit charged by latter company at 25% cost. Prepare consolidated balance sheet and show the working in details. सबसे पहले आप एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी आपको गिवन है उसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे। फाइन, इनको कंक्लूड करके आप सबसे पहले जो आपकी करंट असेट्स है और करंट लाइबिलिटी है उससे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे, जिससे आपको स्टार्टिंग में ही 5-6 नंबर आपके रेडी हो जाएंगे। फाइन, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ भी गिवन नहीं है तो दोनों कंपनीज की आपको असेट्स और लाइबिलिटीज को ऐड करके लिख देना है, बट यहाँ पे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करके करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज को हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में प्लेस कर देंगे। हमें फर्स्ट पॉइंट यही नोटिस करना है कि होल्डिंग कंपनी की असेट सब्सिडरी कंपनी की लाइबिलिटी है या होल्डिंग कंपनी की लाइबिलिटी सब्सिडरी कंपनी की असेट है। अगर हाँ
तो इनका जो इंटर ट्रांजेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। इसकी अगर असेट है तो इसकी असेट्स में से लेस हो जाएगा, और इसकी लाइबिलिटी है तो इसकी लाइबिलिटी में से लेस हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए एम लिमिटेड और डी लिमिटेड में इंटर ट्रांजेक्शन हुआ है डेटर्स का और बिल्स रिसीवेबल्स का। फाइन दैट इज 50,000 और 16,000। ये इसके डेटर है तो इसके क्रेडिटर हो गए, ये इसका बिल्स रिसीवेबल्स है तो इसका बिल्स पेबल हो गया, तो इनमें से है ये लेस हो जाएंगे। फाइन। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि डी लिमिटेड का जो स्टॉक है उस स्टॉक में एम लिमिटेड से परचेज्ड किया हुआ भी स्टॉक है। तो अब ये देखिए एम लिमिटेड से आपने खरीदा, फाइन, बट वो अभी आपके पास है, तो वो जो स्टॉक खरीदा हुआ है वो आपने सेलिंग प्राइस पे खरीदा हुआ है, बट अब कंपनी मर्ज हो गई है, तो जो प्रॉफिट उस स्टॉक में है उसका हमें ट्रीटमेंट करना होगा, दैट इज योर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे 20,000 की सेलिंग प्राइस थी और प्रॉफिट कॉस्ट पे है 25%, तो 125 सेलिंग प्राइस पर आपका प्रॉफिट है 25 रुपीज और 20,000 सेलिंग प्राइस पर अपना प्रॉफिट होगा 25 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 20,000। तो इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ रही है 4,000 रुपीज का आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। फाइन। तो 1, 2 और 3 ये 3 इंफॉर्मेशन है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट जाएगा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। फाइन। ये रही अपनी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं आपके 2,40,000 प्लस 92,000 और क्रेडिटर्स कितने के लेस होने थे 50,000 के, और आप माइनस कर देंगे 50,000। फाइन। और बिल्स पेबल में भी ये है एम लिमिटेड के, दोनों ऐड हो जाएंगे 80,000 60,000 से और लेस हो जाएगा 16,000। ठीक है, लायबिलिटी में हो गया ट्रीटमेंट। इसका जो हमारा आंसर आ रहा है उससे हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करके उसके कॉलम में इसका आंसर लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है 2 लाख है एम लिमिटेड की प्लस 40,500 डी लिमिटेड का, बट हमारा जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था वो इसमें से लेस हो जाएगा -4,000। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, एम लिमिटेड के डेटर्स है 3 लाख प्लस 1,34,500 माइनस 50,000। देखिए हमने यहाँ इसको ऊपर भी लेस कर दिया और यहाँ पे भी कर दिया। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल्स 20,000 प्लस 30,000 माइनस 16,000। क्लियर। नेक्स्ट है कैश एट बैंक, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। देयर आफ्टर कैश इन हैंड, इनको भी ऐड कर देंगे, तो ये इनका जो फाइनल आंसर आएगा उनको आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिख देंगे। फाइन। तो इस टाइप से अगर आपने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिख दी, 15 मार्क के इस क्वेश्चन में आपको 5 to 6 नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है। सेकंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है दैट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय आपको 5 आइटम्स को फाइंड आउट करना होगा। फर्स्ट क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट। फर्स्ट क्या हो गया हमारा, प्री एंड पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट। मींस होल्डिंग करने से पहले के जो भी प्रॉफिट है वो है आपके प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट, और होल्डिंग करने के बाद के प्रॉफिट्स क्या हैं, पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है वो तो आपका इन्वेस्टमेंट है। क्या है, इन्वेस्टमेंट है, बट ये आपने क्या किया है, अर्नड किया है, कमाया है, जिसको कि आप किस में शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो कर सकते हैं, वो आपको नेटवर्थ में शो करना होगा। इसलिए ही हम प्री एंड पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। फाइन। नेक्स्ट हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ।
आपको बैलेंस शीट में गिवन है शेयर होल्डर्स के साथ में रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट मीन्स सब्सिडरी कंपनी जो हमारी डी कंपनी है उसने कुछ रिजर्व्स बना रखे हैं, सरप्लस बना रखे हैं। तो जब हम उसको होल्ड करेंगे कंपनी को, तो शेयर्स के साथ में उनके प्रॉफिट में भी एम लिमिटेड का हिस्सा होगा, अधिकार होगा। इसलिए हम नेटवर्थ का कैलकुलेशन करते हैं। फाइन। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। फाइन। गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे होगा? आपके जो इन्वेस्टमेंट और नेटवर्थ है उनके डिफरेंस से ही आपका गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकलेगा। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, जब आप कंसोलिडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि कंपनी सब्सिडरी कंपनी का पूरा शेयर्स होल्ड कर लेती है, बट कुछ क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि पार्टली होल्ड करती है। इन सेकेंड कंडीशन में जब कंपनी पार्टली होल्ड करती है, दैट मीन्स उसका पूरा शेयर नहीं लेती है, कुछ पार्ट छोड़ देती है। तो जो छोड़ देती है पार्ट, वो क्या है? आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी का शेयर होल्डर्स फंड प्लस रिजर्व्स और सरप्लस जो कि आपकी सब्सिडरी कंपनी के हैं उस पे भी हक होगा, जैसे कि होल्डिंग कंपनी का था। फाइन। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है वो है आपका एम लिमिटेड का प्रॉफिट, जिसको कि उसको बैलेंस शीट में शो करना होगा रिजर्व एंड सरप्लस में। इसका सेट पैटर्न है जो कि आपको याद रखना है थोड़ा सा, जिससे आप इजीली कंसोलिडेशन के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि एम लिमिटेड ने एस लिमिटेड के कितने परसेंट शेयर्स लिए हैं। फाइन। उसने 12,000 शेयर्स लिए हैं और आप जब डी लिमिटेड की बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें टोटल इक्विटी शेयर्स है हमारे 20,000। फाइन। तो 12,000 का 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 60% होल्डिंग ली है आपकी एम लिमिटेड ने डी लिमिटेड की। क्लियर? जब 60% एम लिमिटेड ने लिए हैं तो बैलेंस बचा हुआ आपका क्या है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो वो हो गया आपका 40%। 100 में से 60 लेस कर दिया, 40%। नेक्स्ट है प्री एंड पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे निकालते हैं? टाइम के बेसिस पे ही निकालेंगे कि कब होल्डिंग की गई है। 1 अक्टूबर को होल्डिंग की गई है, तो 31 मार्च पे जब हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं तो 6 मंथ्स आपके हो गए प्री के और 6 मंथ्स हो गए आपके पोस्ट एक्वाजिशन के। तो ये हो गया आपका 1:1। नेक्स्ट, अब हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में डी लिमिटेड का प्रॉफिट गिवन है ईयर एंडिंग का। फाइन। कितना? 45,000। इसको हम प्री एंड पोस्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि प्री तो हो गया इन्वेस्टमेंट का पार्ट और पोस्ट हो गया आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का पार्ट। तो प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दोनों आधे आधे हो जाएंगे। 2250 हो गया प्री का और पोस्ट एक्वाजिशन भी 22,500। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ डी लिमिटेड। किसका पैटर्न सेट है? अगर आपने 2-4 क्वेश्चंस में इस पैटर्न को यूज कर लिया, आपको इसका पैटर्न याद हो जाएगा। फाइन। तो फर्स्ट आएगा इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, देयर आफ्टर जितने भी रिजर्व्स और सरप्लस है और प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमने ले ली इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख की, बैलेंस शीट में गिवन है डी लिमिटेड की। नेक्स्ट है ओपनिंग बैलेंस गिवन है आपका जनरल रिजर्व का 1 लाख। बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको गिवन है 40,000 का और प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट अभी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 22,500 का। तो नेटवर्थ है आपकी 3,62,500 डी लिमिटेड की। अब इसमें 2 का हिस्सा है, एम लिमिटेड का भी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का भी। एम लिमिटेड का है 60% और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है 40%।
कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने कितना पे किया था, दैट इज 1,70,000 एम लिमिटेड ने पे किया था, बट एक्चुअल में उसको कितनी नेटवर्थ मिल रही है, 3,62,500 की 60%। तो इसका हमने 60% कैलकुलेट कर लिया, डैट मीन्स 2,17,500 की आपको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, बट आपने पे कितना किया है, वो आपने कम किया है, डैट इज 1,70,000। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया है, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट कैलकुलेशन है कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट भी हमें बैलेंस शीट में शो करना होगा, ताकि जो डी लिमिटेड की हम शेयर कैपिटल को हम हटाएंगे वहां से पूरा का पूरा, तो 60% तो एम लिमिटेड में इंक्लूड कर लेंगे, बट जो 40% है उसका भी हमें एडजस्टमेंट करना होगा। इसी 40% को हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से शो करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। नेटवर्थ का 40% कितना हो गया है, 1,45,000 प्लस जो पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट है उसमें भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी भी अपनी कैपिटल वहां लगा रखी है, तो जो प्रॉफिट बाद में आपने अर्न किया है उसमें भी आपको अपना हिस्सा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा दोनों को डिवाइड करना होगा। यहाँ पे तो हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट का लिख रहे हैं, नीचे जो हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लिखेंगे उसमें हम लिखेंगे खुद का, दैट मीन्स होल्डिंग कंपनी का हिस्सा। पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट है आपका 22500, इसका 40%। फाइन, टोटल हो गया 1,54,000। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, जिसमें सबसे पहले हम एम लिमिटेड के प्रॉफिट्स को लिखेंगे। बैलेंस में आपका फर्स्ट गिवन है आपका 90,000, देयर आफ्टर करंट ईयर का प्रॉफिट है 1,70,000 और 60% शेयर इन पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट। जो आपने पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट कितना था 22500, इसमें इसका शेयर कितना है 13500। ये दोनों तो आपको बैलेंस शीट में गिवन है फिगर, ये जो फिगर है वो आपने कैलकुलेट की है। फाइन, 2,73,500। उसमें से जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, लिमिटेड का स्टॉक वापस से एम लिमिटेड के पास आ गया। एम लिमिटेड ने तो उसको सेल्स मान लिया था क्योंकि उसने डी लिमिटेड को सेल कर दिया, बट अब जब ये दोनों कंपनी खुद एक हो गई है तो जो इसका स्टॉक है वो भी एम लिमिटेड का स्टॉक है। तो जो प्रॉफिट की एंट्री है, इसने जो प्रॉफिट ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था उसको वो लेस करेगा, तो -4,000 इधर आ गया 2,69,500। और हमने कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट किया है और बैलेंस शीट में हमें दो गुडविल गिवन है, एम और डी लिमिटेड की। तो यहाँ पे हमने फाइनल एडजस्टमेंट कर दिया। यहाँ पे क्या किया, एम लिमिटेड और डी लिमिटेड की गुडविल को ऐड करके जो ऊपर हमारा कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट हुआ था उसको लेस कर दिया। एक ही वैल्यू हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लेंगे, दैट इज वैल्यू ऑफ गुडविल 22,500। नाउ सबसे हम नॉन करंट लायबिलिटी और नॉन करंट असेट्स को लिख लेते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में प्लेस कर लिया था। फाइन, नेक्स्ट जो होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल है सिर्फ उसी को ही आपको इसमें लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो जो हमारी होल्डिंग कंपनी एम लिमिटेड है उसका इक्विटी शेयर है 10 लाख का, सिर्फ वो ही इक्विटी शेयर यहाँ पर आएगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। फाइन, नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व ये कौन सा आएगा, सिर्फ होल्डिंग कंपनी वाला जनरल रिजर्व यहाँ आएगा, क्योंकि इसका एडजस्टमेंट हमने नीचे कहीं नहीं किया है। नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं नीचे, दैट इज 2,69,000। फाइन, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट दैट इज 1,54,000, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। करंट लायबिलिटीज हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारी लायबिलिटी साइड प्रिपेयर है। फाइन,
यहाँ हमने डी लिमिटेड की शेयर कैपिटल नहीं ली है। नेक्स्ट इज असेट्स, जिसमें आपकी नॉन करंट असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग की एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो आपने क्या किया, एम लिमिटेड और डी लिमिटेड दोनों की लैंड और बिल्डिंग को ऐड कर दिया, इधर भी प्लांट और मशीनरी दोनों को ऐड कर दिया। ये भी आप डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं अगर आपको कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। नेक्स्ट इज गुडविल, ये हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट में। नेक्स्ट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लुक स्टूडेंट्स, होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही सब्सिडरी कंपनी में अपना हिस्सा लेती है, अपनी ओनरशिप लेती है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में हमने डी लिमिटेड दैट मीन्स सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं ली थी। क्योंकि यहाँ पे हम उसके इन्वेस्टमेंट को भी हटाएंगे। डी लिमिटेड की लायबिलिटी एम लिमिटेड की असेट है, लायबिलिटी और असेट का हम क्रॉस कैंसिलेशन कर देंगे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था। एज इट इज 2 लाख की आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है, 1,70,000 आपने पे किए थे, तो यहाँ पे कितने इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे, 30,000 के इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे। तो ऊपर हमने ना तो शेयर कैपिटल लिखी और यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट भी नहीं इंक्लूड किया है। दिस इज अ क्वेश्चन, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च एज फॉलोज। फाइन, अब आपको यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या है, अपॉन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स it was found that goodwill was worthless and that other assets are overvalued to the following extent। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है गुडविल की, नेक्स्ट है अदर असेट्स की कि लैंड एंड बिल्डिंग को आपने ओवरवैल्यूड कर लिया था 1,28,000 से और प्लांट एंड मशीनरी को कर दिया है 1,76,000 से। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू द एक्सटेंट ₹16,000 वॉज नेसेसरी। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है 16,000 से। नेक्स्ट हमें बोला गया है द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन वॉज सैंक्शन बाय ट्रिब्यूनल ऑन 1 अप्रैल। दैट मीन्स ट्रिब्यूनल ने रीऑर्गेनाइजेशन की स्कीम को सैंक्शन कर दिया है, बट उसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो क्या क्या है। फर्स्ट है क्रेडिटर्स टू एक्सेप्ट 6% डिबेंचर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ देयर क्लेम्स एंड द बैलेंस टू बी पेड इन कैश 6 months आफ्टर द डेट। अब देखिए जो आपके ये क्रेडिटर्स गिवन है इसका 50% के लिए आप इशू कर रहे हैं 6% डिबेंचर्स और 50% का आप करेंगे पेमेंट। क्रेडिटर्स का 50% कितना हो गया है, 6,40,000 आपका टोटल अमाउंट है, इसका आपने हाफ कर दिया तो 3,20,000 आपका इधर हो गया और इधर भी हो गया 3,20,000। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू 5 ईच पार्टली पेड अप। और जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स जो 10 रुपीज ईच के थे उसको आपको 5 तक कर देना है, अप टू 5। द इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू 1 और इक्विटी शेयर को भी 1 तक कर देना है। नेक्स्ट है द असेट्स टू बी रिड्यूस टू रिवैल्यूड फिगर, और जो आपकी ऊपर ये जो लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी के रिवैल्यूएशन की बात हुई थी उनको रिवैल्यूड वैल्यू तक कम कर देना है, लेस कर देना है, तो ये लेस हो जाएगी यहां से। द नेगेटिव बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू बी वाइप्ड ऑफ, और जो ये नेगेटिव बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का उसको भी हटा देना है। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है उसको 1 या 2 बार रीड करके वहीं उसके एडजस्टमेंट को समझ लेना है कि हम एडजस्टमेंट क्या करेंगे, फिर उसी के बाद आप फर्दर प्रोसेसिंग करना। इसमें सबसे पहले हमारी एंट्रीज होगी और फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी। फाइन, तो एंट्रीज किसकी होंगी, ये जो आपने नीचे एडजस्टमेंट गिवन है सबकी एंट्री होगी। क्रेडिटर्स ये देखो 50% से कम हो रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू
6% डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि उनके अगेंस्ट आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्रेडिटर्स की हो गई है 3,20,000 से। फाइन। नेक्स्ट एंट्री हमारी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर की। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन था कि प्रेफरेंस शेयर को हमें कम कर देना है 5 तक। तो टोटल अमाउंट है प्रेफरेंस शेयर का 10 रुपीज। तो 5 और 5 दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए प्रेफरेंस शेयर्स। तो एक तो आपका जाएगा बैलेंस शीट में और एक जाएगा आपका रिटर्न ऑफ में। दैट मीन्स जो आप एंट्री कर रहे हैं इस जर्नल में, इसको सिंपली इस लैंग्वेज में समझ लीजिए। फाइन। और टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके 64,000। तो 64,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो दैट इज 3,20,000। आ गया आपका जनरल एंट्री का अमाउंट, जिसको आपको रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट में भी यही अमाउंट जाएगा, क्योंकि सेम अमाउंट से है। इक्विटी शेयर का, तो इक्विटी शेयर के लिए भी आपके पास दो पार्ट्स होंगे। इक्विटी शेयर को एक करोगे 4 में और एक करोगे 1 में। टोटल अमाउंट है इक्विटी का 5 रुपीज। फाइन। और नंबर ऑफ शेयर्स है आपके 192,000। तो जनरल में जो अमाउंट जाएगा दैट इज 4 रुपीज। इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया जनरल का अमाउंट, दैट इज योर 7,68,000 रुपीज। नाउ जो 1 रुपीज है ये बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो अब आपके पास इन दोनों के अमाउंट आ गए हैं। ऐसे ही क्रेडिटर में 50-50% है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप देखिए कि हमारे पास जनरल रिजर्व भी है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस माइनस में है। लेकिन ये जो जनरल रिजर्व है वो हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। बट आप ये सोचिए कि जो कंपनी रिकंस्ट्रक्शन की कगार पे है उस कंपनी में क्या ये जनरल रिजर्व शो होना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतने लॉसेस है। तो ये तो एक मिथ है इसको शो करना। तो जनरल रिजर्व को भी हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3200 का। क्लियर? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी कि जो असेट्स हमारी रीवैल्यूड हुई है उनको भी कम कर देना है, गुडविल को भी हटा देना है और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट को भी रिमूव कर देना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। इन असेट्स को रिटर्न ऑफ करने के लिए हमें क्या एंट्री करनी होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे गुडविल को देख लीजिए। गुडविल का क्या अमाउंट है? 448,000। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, कितने से ओवर वैल्यूड थी? 1,28,000 से। प्लांट एंड मशीनरी थी 1,76,000 से। फाइन। और प्रोविजन आपको क्रिएट करना था तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो एंट्री भी यही होगी, रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 16,000 से हो गई। बट ये जो P&L अकाउंट है हमारा लॉस है, उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या एंट्री होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 2,88,000। नेक्स्ट है हमारा ये कैपिटल रिजर्व। ये यहाँ पे क्यों आया और कैसे आया इसके लिए आप देखेंगे। ऊपर जब हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट किया था 1,08,8,000 से। फाइन। यहाँ पे भी क्रेडिट किया है 3,200 से। तो ये क्या आ रहा है आपका 1,092,000। उसमें से इन सब फिगर्स को आप लेस कर देंगे तो नीचे आपका आ जाएगा टू कैपिटल रिजर्व 35,200 से। फाइन। इन सब का जो टोटल है उसको आपने 1,091,200 से लेस कर दिया। क्लियर है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी उन सब की एंट्रीज आपने डन कर दी है। नाउ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें शेयर कैपिटल में इशूड कैपिटल है। इशूड कैपिटल तो कितनी थी? अब ये देखिए इस इशूड कैपिटल में आप चेंजेस नहीं करेंगे, उसको आप जो पुरानी है उसे ही लिखना है। इशूड कैपिटल हमारी 64,000, 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच के थे और 1,92,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 के थे।
Fine. Now the subscribed capital, subscribed but not fully paid capital, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन था पार्टली पेड अप, तो इधर आ गया आपका 64,000, 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बट पेड अप कितने हुए हैं? 5 रुपीज के। नेक्स्ट है 1,92,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 रुपीज ईच, पेड अप 1 रुपीज। ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था कि बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट जाएगा, ये 1 रुपीज है, इधर 5 रुपीज है, इधर आ गया आपका टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ P&L आपको रिटर्न ऑफ करने थे 35,200। नॉन करंट लाइबिलिटीज में अब आपका फर्स्ट है सिक्योर्ड लोन में 6% डिबेंचर्स आपने जो नए इशू किए हैं वो लिखने हैं आपको 3,20,000 के, और ये पुराने डिबेंचर्स है 5% के, दैट इज 3,84,000। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज, जिसमें ट्रेड पेबल्स में सन्ड्री क्रेडिटर्स 50% का पेमेंट हुआ था, बट 50% अभी भी बाकी थे, तो जो ये 50% है यहाँ आ गया है। क्लियर, लाइबिलिटी साइड क्लियर है। नेक्स्ट इज असेट्स, टेंजिबल असेट्स, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग्स और प्लांट एंड मशीनरी है। आपने पुराना जो बैलेंस गिवन है इसका पुरानी बैलेंस शीट में, उसमें से आप ओवर वैल्यूड अमाउंट को लेस कर देंगे और ये अमाउंट आ जाएगा। फाइन। नेक्स्ट आपको गुडविल गिवन थी, बट हमने गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया, इसलिए यहाँ नहीं लिया है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड आपको इतना ही गिवन था। नेक्स्ट इज सन्ड्री डेटर्स, जिसमें आपको प्रोविजन बनाना था, तो आपने 1,92,000 लेस कर दिए, 16,000 का प्रोविजन आ गया 176,000। बिल्स रिसीवेबल्स पुराने ही हैं 64,000 के। कैश इन हैंड, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, दैट इज 19,200। तो आपकी असेट्स और लाइबिलिटीज कंप्लीट है। रिकंस्ट्रक्शन के बाद की आपकी बैलेंस शीट प्लस जनरल एंट्रीज क्लियर है। अगर आप रिकंस्ट्रक्शन के इन्हीं क्वेश्चंस को फ्लुएंटली करना चाहते हैं तो आप अपनी बुक में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक के क्वेश्चंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन को जस्ट रीड करके उनके एडजस्टमेंट को मेमोराइज कीजिए कि इसमें क्या एडजस्टमेंट होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा। देर आफ्टर उसकी एंट्रीज को भी रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि वो फ्लुएंटली आपसे सॉल्व होंगे। The X Corporation Limited went into liquidation with the following liabilities, जिसमें फर्स्ट है आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मींस कंपनी ने इनके पेमेंट के लिए असेट को सिक्योर रख रखा है, अलग से रख रखा है, ताकि एट द टाइम ऑफ पेमेंट उस असेट को सेल किया जाए और इन क्रेडिटर्स को पेमेंट हो जाए। तो इधर सिक्योर क्रेडिटर्स है हमारे 20,000 के, जिनके अगेंस्ट सिक्योरिटी को बेचा गया और मिला हमें 25,000। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 6,000 से, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 30,500 के। लिक्विडेटर्स आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस अमाउंट टू ₹252। अब ये जो लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस है दैट इज योर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 252 के। लिक्विडेटर्स इज एंटाइटल्ड टू रिम्यूनरेशन of 3% on the amount realized and 1.5% on the amount distributed to unsecured creditors excluding preferential creditors। अब यहाँ पे आपको दो इंफॉर्मेशन गिवन है लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन से रिलेटेड, कि लिक्विडेटर ने जो भी अमाउंट रियलाइज किया है उसका 3% और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का 1.5%। नेक्स्ट है द वेरियस असेट्स एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज कौन सी? ये वाली। इन द हैंड ऑफ फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रियलाइज्ड ₹26,000। अब असेट्स में क्या क्या हो गई? एक तो ये वेरियस असेट्स हो गई प्लस ये सिक्योरिटीज हो गई, तो टोटल अमाउंट कितना रियलाइज्ड हुआ? 26,000 प्लस ये 25,000, 25,000। तो टोटल अमाउंट जो लिक्विडेटर ने रियलाइज किया है दैट इज 26,000 प्लस 25,000, 51,000।
You are required to prepare liquidators account showing the composition given to the unsecured creditors. The liquidator is entitled to his remuneration on the realization of securities in the hand of secured creditors. लिक्विडेटर का जो रिम्यूनरेशन आप तय करेंगे उसमें आपको सिक्योरिटीज का भी अमाउंट लेना है, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया है। तो अमाउंट रियलाइज कितना हो गया 51,000। नाउ द सोल्यूशन, दिस इज योर लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एज वी नो कि लिक्विडेटर्स अकाउंट में कैश बुक की तरह यहाँ पे रिसिप्ट आती है और इधर पेमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी लिक्विड असेट है वो आएंगी, तो इधर आ गया रियलाइजेशन फ्रॉम असेट सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब देखिए क्रेडिटर्स कितने के थे, 20,000 के थे, बट जो सिक्योरिटीज उनके अगेंस्ट सेल की गई है, बेची गई है, वो है 25,000 की। तो ये जो एक्सेस अमाउंट बचा है वो किस में आ जाएगा, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 5,000 रुपीज। क्लियर। और अदर असेट्स जो कि क्वेश्चन में गिवन है 26,000 की गिवन है। फाइन, ये हो गया हमारा रिसिप्ट साइड। नेक्स्ट इज पेमेंट साइड। एज वी नो इनका सीक्वेंस प्री डिसाइड है। सबसे पहले आते हैं हमारे लीगल चार्जेस। क्वेश्चन में हमें लीगल चार्जेस गिवन नहीं है। उसके बाद लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन, इधर हमने ले लिया लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन, जिसमें फर्स्ट हमें गिवन है अमाउंट रियलाइज्ड का 3% लेना है। प्रीवियस हमने डिस्कस किया, हमें अमाउंट रियलाइज कितना हुआ है 51,000, इसका 3% हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1530। क्लियर। नेक्स्ट इसका कैलकुलेशन हमें बाद में करना है। उसके बाद आते हैं लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 252। नेक्स्ट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, वो है हमारे 6,000 रुपीज के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग अब दो ही आइटम्स बचे हैं। फर्स्ट हमें बचा है लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन, जो इसको कमीशन मिल रहा है वो, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट। इस अमाउंट का कैलकुलेशन ही हमें थोड़े ध्यान से करना है। देखिए कैसे। रिसिप्ट साइड का हमने टोटल कर लिया, दैट इज 31,000। अब इस 31,000 में से हमें क्या क्या लेस करना है, जो भी आइटम्स हमें फाइंड आउट है। इधर 1530 लेस कर देंगे, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 252, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 6,000, यही गिवन है। ये दोनों हमारा मिसिंग है, तो आप इसको जब लेस करेंगे 23218 ये अमाउंट आ रहा है, जिसमें कि हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का भी अमाउंट है और इसका कमीशन भी है। जब अमाउंट में हमारे दो आइटम्स हो, फर्स्ट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स प्लस कमीशन ऑफ लिक्विडेटर, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। फाइन। फॉर्मूला जो अभी डिस्कस किया, हमारा अमाउंट बचा था 23218 का, मल्टीप्लाई बाय 0.5% जो कि हमें गिवन है रेट रिम्यूनरेशन की 100 प्लस 1.5, 343 आ गया है आपका लिक्विडेटर्स रिम्यूनरेशन। फाइन। अब इस टोटल अमाउंट में से हम ये रिम्यूनरेशन को लेस कर देंगे 343 को, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का 2875। इस अमाउंट को हमने यहाँ लिख दिया है, इधर आ गया 343, यहाँ है 22875।